Hello friends, welcome back my new channel. Myself अमृता नागर. माय चैनल का नाम है, वैसे तो आप बहुत अच्छे से जानते ही हैं, नागर एजुकेशन पॉइंट पर बीए थर्ड सेमेस्टर का मैं आज आपका बीए थर्ड में प्रैक्टिकल वर्क डालने जा रही हूँ, थर्ड यूनिट का. देखिए, इसमें मैंने आपको अलग अलग उसमें दिया हुआ है. जैसे आपकी आज थर्ड यूनिट में इसमें कराऊंगी डाटा कलेक्शन. ठीक है, तो इसमें मैंने आपको डिटेल में दिया हुआ है, आप इसे देख लीजिए. इसमें मैं आज आपको कराऊंगी डाटा संग्रहण, डाटा कलेक्शन. डाटा कलेक्शन क्या है? इसके माध्यम से अनुसंधान प्रक्रिया वह महत्वपूर्ण चरण है, वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से शोधकर्ता किसी समस्या, कल्पना या अनुसंधान प्रश्न का प्रश्न देने के लिए आवश्यक जानकारी या आंकड़े एकत्रित करता है. आंकड़े मतलब कि जानकारी. शोध करता. डाटा कलेक्शन किसी भी तरीके की जानकारी को प्राप्त करना, उसका अध्ययन करके उसके डाटा को इकट्ठा एकत्रित करना. डाटा संग्रहण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य वास्तविक और प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करना होता है, जिससे समस्याओं के समाधान के लिए उसके अनुसंधान के उद्देश्य को पूरा किया जा सके. किसी भी फील्ड में वह वर्क करता है, नंबर वन, पहले उसको जानकारी प्राप्त होनी चाहिए उस फील्ड की. एंड नंबर टू, उसको उसके बारे में अनुसंधान, जिसमें वो डाटा कलेक्ट कर रहा है, उसको उसका अध्ययन करने के बाद उसको वास्तविक रूप में उसके में जैसे डाटा कलेक्शन करना है, समस्या से कैसे अनुसंधान करना है, कैसे उद्देश्यों को पूरा करना है, उन चीज़ों को पता होना चाहिए. एंड द डाटा संग्रहण की परिभाषा मैंने आपको इसमें बहुत में दिया हुआ है, उसे आप देख लीजिए एक बार. ठीक है. एंड द नेक्स्ट आपका मैं बताती हूँ डाटा संग्रहण के प्रकार. डाटा संग्रहण के टाइप्स को दो भागों में विभाजित किया गया है, प्राइमरी डाटा एंड द सेकेंडरी डाटा. ठीक है. प्राइमरी डाटा आपका और सेकेंडरी डाटा, यह सीधे स्रोत से एकत्रित किया जाता है, किसी भी रिसोर्सेज से यह शोधकर्ता उसको प्राप्त करता है. इंटरव्यू एंड सर्वे. इंटरव्यू एंड सर्वे के अकॉर्डिंग वह उसको पहली बार इकट्ठा किया जा सकता है. उसमें सेकेंडरी डाटा में उसको पहले से जो मौजूद होता है उसके शोधकर्ता के पास, उसके द्वारा एकत्रित किया जाता है. उसकी बुक्स, ऑनलाइन रिसोर्सेज जो होते हैं, जो पब्लिश होते हैं, उस पे रिपोर्ट्स, जर्नल्स, वेबसाइट्स, इस तरीके के कार्यों को किया जाता है. उसके उस पर पब्लिश किया जाता है वेबसाइट पर जाकर. किसी भी कार्य को हम पब्लिश करते हैं वेबसाइट पर, हम अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि हम जर्नल या फिर इसके बारे में पब्लिश कराते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं. पहले जो हमें मटेरियल उस पर पब्लिश कराना है या पुस्तकों को जर्नल या फिर ये पब्लिश कराने हैं, फुल इंफॉर्मेशन हमें उसमें होनी चाहिए. मैंने इसमें आपको दिया हुआ है इसके मेथड्स क्या होते हैं. इसके मेथड्स देखिए, आप प्राइमरी डाटा कलेक्शन के क्या मेथड्स है. सर्वे. उसको सर्वे माध्यम, एक फॉर्म के माध्यम से डाटा कलेक्ट करना होता है. प्रश्नावली, इसमें हम क्वेश्चन इसमें फिल करते हैं. इंटरव्यू, जैसे डाटा को सीधे किसी भी व्यक्ति या समूह के सीधे संवाद करके डाटा कलेक्ट करते हैं. इसमें हम कम्युनिकेटिंग करते हैं जैसे डायरेक्टली विद ऑफ द इंडिविजुअली पर्सन से डाटा को कलेक्ट करने के लिए. ठीक है. इसमें हमारा आता है इसके इंटरव्यू के टाइप्स. टाइप्स ऑफ इंटरव्यू. संरचित इंटरव्यू, असंरचित इंटरव्यू एंड असंरचित इंटरव्यू. इसमें स्ट्रक्चर इंटरव्यू, सेमी स्ट्रक्चर एंड द अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू. आपको 3 टाइप्स के इसमें इंटरव्यू दिए हुए हैं. इसमें इसको मतलब कि ऑब्जर्वेशन करना होता है, एक्सपेरिमेंट करना होता है एंड द फोकस ग्रुप एंड डिस्कशन करना होता है. इसमें इसकी परिस्थिति के अनुसार उस पर चर्चा करने के पश्चात ही दृष्टिकोण प्राप्त किया जाता है. उसकी परिस्थिति के अनुसार इसको नियंत्रित भी किया जाता है, यह देखकर कि हम उसको कैसे यूज़ में लेकर के आ सकते हैं, है ना. अलग अलग तरीक़ों से उसकी परिस्थितियाँ जो होती हैं, सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड होता है, तभी हम उसको डाटा कलेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट आपका आता है द्वितीयक डाटा संग्रहण की विधियाँ. द्वितीय डाटा संग्रहण की विधियों को प्रकाशित किया जाता है. उसका उदाहरण सामाजिक मुद्दों पर शोध प्राप्त करना होता है. उसमें गवर्नमेंट रिपोर्ट आपको देनी होती है, आर्थिक जनगणना, सरकारी दस्तावेजों पर कार्य करना होता है. सरकारी रिपोर्ट्स उसी के अनुसार होती हैं, जैसे कि हमारी 5 ईयर्स में जो है जनगणना के बारे में बताना, आर्थिक सर्वेक्षण, सरकारी दस्तावेज के बारे में पूरा टोटली इंफॉर्मेशन देना, ऑनलाइन रिसोर्सेज
के बारे में बताना, ऑनलाइन रिसोर्सेज हमारी मेथड्स के बारे में कलेक्ट करना होता है। उसमें हमारे बुक्स जर्नल पब्लिश कराने के बारे में साहित्यिक रूप में लिटरेचरी रूप में कार्य करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक अवलोकन। अवलोकन में ऑब्जर्वेशन, हम किस तरीके से डाटा कलेक्ट करके उसको ऑब्जर्व करके शोधकर्ता के प्रति घटना, व्यक्ति या व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं। यह व्यवस्थित रूप में उसका अध्ययन करता है, अवलोकन करता है, उसको उद्देश्य के बिना ही, उसको हस्तक्षेप किए बिना वास्तविक रूप में उसकी परिस्थिति में जानकारी एकत्रित करता है। अवलोकन की परिभाषा मैंने डेफिनेशन बहुत में ही यहाँ पर दी हुई है, उसको आप एक बार देख लेना। ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा है इसकी अवलोकन की विशेषताएं। इसकी अवलोकन की विशेषताएं क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, एंड तटस्थ हमारा जो है नेचुरलिटी, रियल टाइम डाटा, एंड आपका जो है नॉन इंटरपर्सन कनेक्ट। इसको कैसे करते हैं? इसमें हमारा डाटा कलेक्शन का जो प्रयोग में लाते हैं, हमारा यह इसकी विशेषताओं को बताता है ना। जो हमारी नॉन जो इंटरप्रेशन पर्सनल, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट और नेचुरलिटी, रियल टाइम डाटा को कलेक्ट करता है, उसकी परिस्थिति के अनुसार उसको डाटा कलेक्ट किया जाता है। उसका निष्पक्ष जो हमारा नंबर 1 है, प्रत्यक्ष रूप में जो शोध करता है उसका व्यवहार के प्रत्यक्ष रूप में देखा जाता है। उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो हमारा होता है ऑब्जर्वेशन, उसको उसके बिहेवियर के अनुसार उसको डायरेक्ट रूप में बताता है। नेचुरलिटी उसको उसकी जो विदाउट बेसिक जो बेस होता है उसके अनुसार ही उसको ऑब्जर्व किया जाता है, उसके प्रोसेस के अनुसार। रियल टाइम डाटा हमारा वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार उसको किया जाता है। एंड नेक्स्ट जो लास्ट हमारा है मामलों, अधिकांश मामलों में शोधकर्ता उसका पर्यवेक्षित व्यक्ति जो है उसके बीच सीधा संपर्क नहीं होता है, उसके अनुसार वह नॉन अटेंडिंग जो उसके होते हैं, नो डायरेक्टर बिटवीन द रिसर्च पर्सन के बीच में जो ऑब्जर्वेशन होता है उसके अनुसार ही हम उसको करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसके प्रकार। प्रकार क्या है? देखिए, अवलोकन के प्रकार प्रकृति के आधार पर, बेस ऑफ द नेचुरल, बेस ऑफ द भागीदारी, शोधकर्ता की भागीदारी के आधार पर, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रिसर्चर, संरचना के आधार पर, माध्यम के आधार पर, ऑफ द बेसिक ऑफ द मीडियम। यह हमारा प्रकृति के आधार पर प्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में हमारे 2 प्रकार के हैं। यह हम इसको डाटा कलेक्ट करते हैं इसकी घटना और प्रत्यक्ष रूप में देखने के पश्चात। छात्रों का जैसे व्यवहार कैसा है, उनका कार्य कैसा है, इंटरेस्ट कैसा है, उनके अनुसार हम उन पर कार्य करते हैं। इसको रिजल्ट, हम जब तक उसका रिजल्ट नहीं देखेंगे तब तक उस वाले को कार्य को हमारे को नहीं किया जाएगा, बच्चे के ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। हमारे अपने इसमें कार्यों को करने के लिए अलग अलग प्रकार के कार्यों को इसमें करना होता है। जैसे डायरेक्ट में छात्रों द्वारा छोड़े गए नोट्स का अध्ययन करना, बच्चों का क्या लिखा गया है, किस तरीके का कार्य करता है, उसके नोट्स किस तरीके के हैं, उस पर डिपेंड होता है। उसमें हम अलग अलग स्टडी करते हैं, जैसे उसके रिजल्ट का उसमें पता होना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इंटरव्यू शेड्यूल। इंटरव्यू शेड्यूल में हम अपनी जो पूर्व निर्धारित प्रश्नों की सूची होती है उस पर अनुसंधान साक्षात्कार जो करता होता है उस पर रेस्पोंडेंट जो जानकारी एकत्रित करते हैं उसके लिए उसका प्रयोग किया जाता है, व्यवस्थित, तार्किक और प्रभावी बनाता है। इसमें इसको डिफाइन किया गया है 2 थिंकर्स के अनुसार, 2 राइटर्स के अनुसार इंटरव्यू को। ठीक है। उसमें प्रश्नों की सूची होती है, साक्षात्कार को उसको उत्तरदाता जो उसको पूछता है उसकी प्रक्रिया के बारे में उसको दिया गया है। इसकी जो विशेषताएं हैं उनको देखिए। साक्षात्कार अनुसूची की विशेषताएं अलग अलग रूप से प्रभावित की जाती हैं। प्रश्न उसमें से पहले से तय होते हैं। नंबर 1, उसमें सबसे पहले हम उसको कलेक्ट करते हैं उसका क्वेश्चनर, किस तरीके की प्रश्नावली उसकी होनी चाहिए, है ना। संगठित प्रक्रिया, साक्षात्कार उसकी व्यवस्थित दिशा में प्रदान की जाती है। नंबर 3,
डाटा संग्रहण का साधन जानकारी प्राप्त करने में सहायक होती है। लिखित रूप में प्रश्न जो है उसके लिखित रूप में होते हैं, उसका साक्षात्कारकर्ता जो है उसका पालन किया करता है, उसी के अनुसार उसका स्ट्रक्चर जो है इंटरव्यू शेड्यूल उसके अनुसार ही बनाता है। इसके जो प्रकार है, मैंने आपको इसको पहले भी बताया था, संरचित अंतरसंरचित, इसको मैं पहले से चूँकि इसकी विशेषता है इसके प्रकार के रूप के बारे में, ठीक है। वह अधिक लचीला होता है, उसका अलग तरह का होता है, उसके अनुसार उसके प्रश्नों को पूछा जाता है। ये मैंने बोथ में दिया हुआ है इसका शेड्यूल को, आप इसमें बोथ में जैसे हिंदी और इंग्लिश में आप उसको कर लेना, है ना। नेक्स्ट है इसके साक्षात्कार अनुसूची तैयार करने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ द इंटरव्यू स्ट्रक्चर, रेडी कैसे करते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार से उसके उद्देश्यों को समझना होता है, जैसे अनुसंधान के मुख्य उद्देश्य को स्पष्ट कैसे किया जा सकता है, प्रश्नों का प्रारूप तैयार कैसे किया जाता है, प्रश्नों को क्रम कैसे तैयार किया जाता है, परीक्षण करना, पायलट टेस्टिंग कैसे होती है, संशोधन और अधिकतम जो अंतिम रूप उसको दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है, उसके आधार पर उसको आवश्यकता कैसे बदलाव किया जा सकता है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं ना। प्रश्नों को सूचना जो विस्तृत संग्रहण होता है उसमें गहराई से जानकारी प्राप्त किया जाता है, समय की बचत, उसमें प्रश्नों की इंटरव्यू को तेज़ी से पूरा करना होता है, संपर्क स्थापित करने में कैसे सहायता प्राप्त होती है, उसमें सीधा संपर्क, उसमें कैसे संवाद किया जाए, व्यक्तित्व की संवेदनशील की जानकारी कैसे प्राप्त होती है, उसके विषय के बारे में कैसे डाटा कलेक्ट किया जाता है, हमें उससे अलग अलग इन्फॉर्मेशन, अलग अलग जानकारी, अलग अलग महत्व उससे पता चलते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें उसकी पर्सनैलिटी जो होती है उसके बारे में पता चलता है कि उसको कैसे एकत्रित करना है, संवेदनशील विषयों का जो डाटा एकत्रित करना है, हमें उसमें उसकी मदद प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बेनिफिट्स, उसके पर्सनल जो सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं उसके अलग अलग। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक क्वेश्चन आर। क्वेश्चन आर प्रश्नावली किस तरीके के डाटा संग्रहण उपकरण है। वह किसी भी प्रकार की प्रश्नावली की सूची होती है, उसमें जिसे एकत्रित करने के लिए जानकारी एकत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह अनुसंधान के दौरान प्रासंगिक और व्यवस्थित डाटा प्राप्त करने के लोकप्रिय तरीका है। प्रश्नावली का प्रयोग मुख्य रूप से उसके संरचित विषय सर्वेक्षण, अनुसंधान और सामाजिक विज्ञान में किया जाता है। मैंने इसको डिफाइन किया है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्नावली की विशेषताएं, लिखित रूप में प्रश्नों को देना, अलग अलग रूप से उसके स्वतंत्रता स्वतंत्र होते हैं, हम उसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करने के लिए कि हम उसको उत्तरदाता किस तरीके से अपने प्रश्नों को करता है, कॉन्फिडेंटली स्वतंत्र होता है, इंडिपेंड किसी भी तरीके से, है ना, फ्रीडम होती है उसे हर एक तरीके से अपने आप को प्रश्न को आंसर करने की, प्रेजेंट करने की। व्यवस्थित ढांचा, प्रश्नों को एकत्रित करने के लिए अपने व्यवस्थित ढांचा को तैयार किया जाता है, प्रश्नों को एक निश्चित क्रम और उद्देश्य के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, उसमें गोपनीयता भी रखी जाती है, पहचान रखी जाती है। यह उसकी अर्थव्यवस्था के अनुसार भी उसमें लागत प्रभावी को किस तरीके से बनाना है, हमें उसमें कितना हमें कॉस्ट उसमें लगानी है, उसकी आर्थिक व्यवस्था भी, फाइनेंशियल कंडीशन भी उसको देखा जाता है। जैसे उसके डिफाइन किया गया है उसके टाइप्स को, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर। प्रश्नों को हम बेस्ड ऑफ द क्वेश्चंस जो है, बंद प्रश्न होते हैं, खुले प्रश्न ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं उसमें, द मिक्स्ड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं, देखिए जैसे हम व्यवस्थित रूप से इसमें करते हैं। फर्स्ट मैं आपको पहले जैसे बताती हूँ, ये फर्स्ट हमारा को विकल्प जैसे होते हैं एमसीक्यू, उसके अनुसार हम उसको कहते हैं, उसमें ऑप्शन देते हैं विकल्पों के रूप में उसको देते हैं। मैंने सेकंड में इसमें दिया है कि जब किसी उत्तरदाता को व्यवस्थित रूप से एक व्यक्त किया जाता है, अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से वे व्यक्त करता है, जैसे प्रश्न के बारे में पूछना, उसकी जो किस तरीके का इंटरेस्ट है, किस तरीके से अपने क्वेश्चनों को रख रहा है, उसमें उसे पूर्ण आज़ादी होती है। मिक्स क्वेश्चन वह बंद और खुले दोनों प्रकारों को शामिल कर सकता है, इसमें मिक्स कर करके। नंबर 3 जो है उसमें किसी भी तरीके के अपने प्रश्नों को रखने की उसको पूरी आज़ादी होती है। नंबर 2 वितरण के आधार पर, बेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, यह है हमारा डाक द्वारा प्रश्नावली जो मेल क्वेश्चन आर होती है, उसको डाक द्वारा मेल भेजी जाती है, जैसे हम ईमेल करते हैं,
व्हाट्सअप करते हैं ऑनलाइन, जो मीडिया का यूज़ करने के पश्चात उस चीज़ों को प्रश्नावली उसके उत्तरदाता को भेजकर उसको वापस भेजनी होती है। क्वेश्चनर हमारी जो ऑनलाइन प्रश्नावली भी अलग अलग तरीके की डाक द्वारा भेजी जाती है, जैसे या फिर ये भी ऑनलाइन क्वेश्चनर हमारी प्लेटफॉर्म पर भेजी जाती है। विधि तेज़ी से लोकप्रिय भी हो रही है और इसमें हमारी जो है ऑनलाइन प्रोसेस जो है कम्प्लीटली बहुत जल्दी भी हो जाता है करने के लिए। जैसे किसी को फॉर्म को भरना, मेल करना, किसी को इन्फॉर्मेशन देना, 1 सेकंड में हमारी मेल वगैरह ये सब इन्फॉर्मेशन हमारे टोटली अपडेट हो जाती है। प्रत्यक्ष प्रश्नावली हमारी शोधकर्ता प्रश्नावली के स्वयं उत्तरदाता जो है उसमें डायरेक्ट हमारी प्रश्नावली का क्वेश्चन करते हैं और इसमें उसके माध्यम से टेलीफोन प्रश्नावली के आधार से प्रश्न के माध्यम से उसमें पूछा जाता है। ठीक है, ये मैंने इसमें बहुत में इंग्लिश और हिंदी में दिया हुआ है। नेक्स्ट है इसकी प्रोसेस। प्रोसेस क्या है देखिए, अनुसंधान का उद्देश्य तय करना, प्रश्नों का प्रारूप तय करना, प्रश्नों का क्रम तय करना, पहले टेस्टिंग परीक्षण करना, संशोधन के अंतिम रूप तैयार करना, प्रश्नावली का लाभ बेनिफिट्स ऑफ द क्वेश्चनर। इसमें अलग अलग समूह, जैसे मैंने इससे पहले आप देख लीजिए कि धीरे धीरे जटिल मैंने पहले भी इसको एक्सप्लेन किया है ना। प्रश्नावली के बेनिफिट्स क्या हैं, समय समय पर इसको व्यापक कवरेज किस तरीके से जानकारी प्राप्त की जा सकती है, पर लागत की बचत जो होती है वो विविध तुलना पर अधिक किफ़ायती होती है, गोपनीयता उसमें किस तरीके की पहचान को हम गुप्त रखें, संगठन और विश्लेषण में कैसे सरलता प्राप्त होती है, विश्लेषण करना आसान होता है, स्वतंत्रता, उत्तरदाता जो है स्वतंत्र रूप से उत्तर दे सकें, उसमें हम अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, उसमें सिंप्लिसिटी एंड फ्रीडम रेस्पॉन्स, जो हमारा जो आंसर जो फ्रीली हम उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा केस स्टडी। केस स्टडी कैसे करते हैं, जो हमारा किसी भी तरीके के विषय के बारे में हमारी समस्या या उस स्थिति से गहराई से जुड़ा हुआ होता है, विश्लेषण और उसका अध्ययन किया जाता है। उसका उद्देश्य उस स्थिति से जुड़े पहलुओं को समझना, समस्याओं को पहचानना तथा समाधान के लिए रणनीति विकसित करना होता है। उसमें केस स्टडी के मुख्य तत्वों को चरण दिए गए हैं। उसके तत्व और चरण देखिए, पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करना, समस्या का विवरण तैयार करना, डाटा कलेक्शन करना, विश्लेषण, समाधान एंड निष्कर्ष, मतलब लास्ट में कंक्लूजन। इसमें प्रभावी ढंग से हम उसकी चुनौतियां कैसे पार करते हैं, कैसे उसको समझते हैं, कैसे उसका समाधान करते हैं, कैसे उसको प्रस्तावित से कैसे लागू किया जाता है, उसको अध्ययन में मिले सभी का एक भविष्य में उसको कैसे सुझाव उसका कर सकते हैं, उसका कैसे कंक्लूजन हम लास्ट में जब उसका देते हैं। उसका चरण, समस्याओं की पहचान करना, डाटा इकट्ठा करना, समस्याओं का विश्लेषण करना, समाधान तैयार करना और उसको कैसे लागू किया जाता है, उस पर निष्कर्ष और सिफारिशें, उसकी रिकमेंडेशंस, उसकी जो कंक्लूजन उसको दिया जाता है किसी भी कलेक्ट डाटा को करने के पश्चात। ठीक है, मेरा आता है डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग आप उसमें कैसे करते हैं। डाटा प्रोसेसिंग आपका उसमें मैंने एक ऐसी प्रक्रिया माना गया है जो इसका कच्चे डाटा को संगठित, साफ, संशोधित और विश्लेषण करने के पश्चात उसको परिवर्तित किया जाता है। उसका डाटा इस तरीके के जो प्रोसेस करना होता है उसमें निर्णय लेना, विश्लेषण और रिपोर्टिंग में सहायता मिल सके। डाटा संग्रहण, डाटा के फाइल, डाटा का संग्रहण, डाटा विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ द डाटा एंड द डाटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड द डाटा स्टोरेज एंड द डाटा इनपुट ऑफ प्रेजेंटेशन। इन जो हमारी जो डाटा व्याख्या इसमें की जाती है वो डैशबोर्ड के रूप में प्रस्तुत किया जाता है ताकि उसे आसानी से समझा जा सके और उसके उपयोग में लाया जा सके। ठीक है, इसमें हमारा डाटा प्रोसेसिंग से प्रकार क्या है। मैनुअल प्रोसेसिंग, ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग एंड द रियल टाइम प्रोसेसिंग एंड द बैच प्रोसेसिंग। आपका जो इम्पोर्टेंस ऑफ द डाटा प्रोसेसिंग क्या है, इसमें इसको तुरंत के तुरंत किया जा सकता है, इसमें निर्णय लेने में इसको हेल्प मिलती है, व्यवसायों के लिए रणनीति योजनाएं बनाने में इसको सहायता मिलती है, हमारे अलग अलग तरीके के रिसर्च कार्यों को इसे दिशा डायरेक्शन, रिसर्च के क्षेत्र में अलग अलग डायरेक्शन मिलती है, ग्राहक व्यवहार को समझने के लिए बेहतर रूप से उसको प्रदान करने के लिए मदद मिलती है। बड़े जो डाटा सेट्स के रुझान होते हैं उसमें पैटर्न तैयार करने के लिए अलग अलग प्रकार के डाटा इसमें कलेक्ट किए जाते हैं जिसमें जोखिम कम किया जा सकता है। इसमें टाइप्स ऑफ डाटा हमें हेल्प, इसमें स्ट्रक्चर को बनाने के लिए पेन
जो प्लान किया जाता है, जो बिज़नेस रणनीति तैयार करने के लिए, इसमें अलग-अलग व्यवसायों की रणनीति तैयार की जाती है। इसमें हमारा इसका एक अलग ही इम्पोर्टेंट होती है। डाटा विश्लेषण नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, डाटा एनालिसिस। एंड डाटा एनालिसिस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके तहत हम डाटा इकट्ठा तो कर लेते हैं, उसके व्यवस्थित साफ और व्यवस्थित विश्लेषण करने के पश्चात उसकी जानकारी प्राप्त करना, निर्णय लेना मदद मिल सके, जैसे व्यवसाय के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में, गतिविधि तथा उसकी भूमिका निभाने के क्षेत्र में अलग अलग तरीकों के कार्यों को किया जाता है। उसको एनालिसिस अलग अलग हमारे रूप में किया जाता है। जैसे आज के समय में व्यवसाय अनुसंधान, रिसर्च क्षेत्र में, एजुकेशन क्षेत्र में, अलग अलग सरकारी नीतियों के क्षेत्र में अलग अलग रूप में उसको होता है। केवल एक ही नहीं, हमारे जो है मोर क्षेत्र में हम इसको कर सकते हैं, है ना? तो इसका जो स्टेप्स दिए गए हैं, डाटा जो कलेक्शन है हमारा, इसमें भी स्रोतों को रिसोर्सेज प्रश्नावली द्वारा डाटाबेस प्लेटफॉर्म पर एकत्रित किया जाता है। उसको उसकी सटीकता और उसकी प्रासंगिकता अधिक महत्वपूर्ण होती है। डाटा की जो हमारी सफाई, डाटा क्लीनिंग किस तरीके से डुप्लीकेट ना हो, अनियमितता ना हो, उसको हटाया जा सके तथा उसके चरण को सुनिश्चित किया जा सके। विश्लेषण में उसको सटीकता और प्रासंगिकता का प्रयोग किया जा सके, है ना? डाटा का प्रबंधन, प्रबंधन को डाटा ग्राफ्ट, डेटाबेस, इस तरीके से तालिकाएं, टेबल्स, है ना, इसके अकॉर्डिंग उसको एनालाइज किया जाता है, उसको व्यवस्थित किया जाता है। उसको जब डाटा को, डाटाबेस को एनालाइज करने हैं, है ना, ऑर्गेनाइजेशंस को हम अलग अलग तरीके से उसमें हम डिफाइन करते हैं उसको, उसके अकॉर्डिंग कि हम उसको कैसे डेटाबेस ग्राफिंग के अकॉर्डिंग कैसे किया जाए। डाटा विश्लेषण, डाटा विश्लेषण एनालिसिस, जब हम उसको एनालाइज करते हैं, उसको मेथड्स अलग अलग तरीके से टूल्स का प्रयोग करते हैं डाटा का विश्लेषण करने के लिए। उनके प्रकार को एक वर्णनात्मक, द डिस्क्रिप्टिव जो उसकी जो होती है, उसको एक भाषानी के रूप में अनुकूलन विश्लेषण शामिल होते हैं, जिसमें, है ना, अलग अलग तरीके से उसमें एनालाइज किया जा सके। डाटा विजुअलाइजेशन जो हमारी होती है, वो जो अलग अलग तरीके की चार्ट के द्वारा, ग्राफ के द्वारा, डैशबोर्ड के द्वारा, उसके माध्यम से उसको सरल और इजी रूप में जो एक्सप्लेन किया जाता है, उसको स्पष्ट बताया जा सकता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा आता है डाटा विश्लेषण के प्रकार। डाटा विश्लेषण हमारा क्या है? डाटा विश्लेषण के प्रकार को मौजूदा डाटा का अध्ययन करता है और उसके रुझानों को वर्णन करता है, रुझान का वर्णन करता है। अ, अनुमानात्मक विश्लेषण, यह सेकंड आपका है। एंड नेक्स्ट है भविष्यवाणी विश्लेषण। एंड नेक्स्ट है अनुकूलन विश्लेषण। इसके प्रकार को मैं पहले ही आपको डिफाइन कर चुकी हूँ। इसके प्रयोग टूल्स किस किस तरीके के, देखिए ये आपका इम्पोर्टेंट है। स्प्रेडशीट टूल्स आपका क्या है? यह एक गूगल शीट्स, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पर प्रयोग में लाया जाता है। इसके अलग अलग टूल्स होते हैं डाटा विश्लेषण को, इसको एनालाइज करने के लिए, है ना। डेटाबेस टूल्स जो होते हैं हमारे, ये टूल्स होते हैं, इसमें एसक्यूएल एंड माई एसक्यूएल एंड पोस्टग्रेस एसक्यूएल। डाटा विजुअलाइजेशन टूल्स आपका जो है, विजुअलाइजेशन हमारा स्टूडियो डाटा, गूगल्स पावर बीआई, अलग अलग तरीके के टूल्स को हम प्रयोग में करते हैं। हमारे यह एक्सेल में वर्क करने के पश्चात अलग अलग जो है विजुअलाइजेशन किया जाता है। इसको हम स्टैटिक रूप से जो प्रोसेसिंग टूल्स में लेकर के आते हैं। यह है हमारा पेंडाज आर पेंडम एंड ऑनलाइन भी इस पे वर्क किया जाता है। केवल ये हमारे गवर्नमेंट उस पर ही वर्क किए जाते हैं, अलग अलग तरीके के टूल्स पर वर्क करता है। ये हमारे अलग अलग सिंबल्स हैं। बिग डाटा टूल्स हमारी जो है, हेडअप एंड स्पार्क एंड अपेक, ये अलग अलग टूल्स का प्रयोग करने के पश्चात हम इसका डाटा एनालाइज करने में हमें बहुत सारी हेल्प मिलती है। यहाँ पर मैंने आपको 5 प्रकार के ये दिए हुए हैं। डाटा विश्लेषण का महत्व क्या है? देखिए, हमें व्यापारिक निर्णयों को बेहतर बनाने में मदद मिलती है, प्रभावी रणनीतियों का विकास करने में सहायता मिलती है, ग्राहक व्यवहार को, रुझानों को समझाने में मदद मिलती है, संसाधनों को सही उपयोग सुनिश्चित करता है, प्रभावी जोखिमों को अनुमान लगा कर उन्हें कम करने में मदद मिलती है। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार से आपको मैंने डिफाइन किया है। एंड देन मैंने इसको एनालिसिस को प्रकार को और इसको अलग दिया है। ठीक है, तो इसे देख लीजिए आप।
मेरा डाटा ये ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।